हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3, निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को और मैं ये चैप्टर आपको अपनी पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊँगी। मैंने कलरफुल पीपीटी बनाई है। अगर आपको मेरी ये पीपीटी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करके लाइक कीजिए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले, इसमें हम पढ़ने वाले स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक सार्वजनिक क्षेत्रों के मुकाबले निजी क्षेत्र की क्या भूमिका रही। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से जो सरकारी क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है उन दोनों के बीच में कैसे मुकाबले चल रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है, मुकाबला कैसे चल रहा है, तो वो हम देखेंगे। देखो, तो इसमें क्या बोला गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत ही बाद जो भारत सरकार ने थे, जितनी भी जगह थे, जितने भी उपक्रम थे, उन सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया यानी कि उन सबको नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, उन सबको सरकारी के अंडर ले आए वो। तो इसमें क्या थे कि जो सरकारों के लिए ना कई सारे क्षेत्र, सरकारी जो कंपनी थी ना उनके लिए बहुत सारे क्षेत्र आरक्षित थे, लेकिन वही जो दूसरी तरफ जो निजी क्षेत्र थी उनके लिए कोई आरक्षित नहीं थे। उनके लिए लाइसेंस से संबंधित उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जो भी कंपनी आएगी, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी आ रही है तो इनको आने से पहले हमसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस लाइसेंस को लेने के लिए भी उनको आसानी से लाइसेंस नहीं मिल जाता था, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते थे, बहुत सारे रिपोर्ट देने पड़ते थे, तब जाके उनको लाइसेंस मिलता था। और लाइसेंस मिलेगा उनके ना, उनके वृद्धि में तब भी अगर उनको लाइसेंस मिलता था, मान लो बन भी गए प्राइवेट कंपनी, तब भी उनका वृद्धि जो था, उनका योगदान जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। किसके कंपैरिजन, किसके मुकाबले में अच्छा था, सार्वजनिक कंपनी के मुकाबले में उनका बहुत ज़्यादा योगदान था, इतने दबाव के बावजूद भी। और वही दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी का तो कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं था, उनका प्रदर्शन निंदनीय जा रहा था, निंदनीय यानी बिल्कुल गंदा जा रहा था, जबकि उनको प्राथमिकता दी जा रही थी, उनको प्रायोरिटी दी जा रही थी। ठीक है, इसी वजह से क्या किया, 1991 में हमने एक नया रूल्स बनाया, नए रूल बनाए, भारत सरकार ने नए रूल को फॉलो किया, उदारीकरण और भूमंडलीकरण नीति को अपनाया। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, निजी क्षेत्र को ऊपर उठने का मौका दिया, उनके ऊपर जितनी भी रुकावटें लगी हुई थी, जितनी भी रुकावटें, उन सभी रुकावटों को हटा दिया। कौन सी रुकावटों को हटा दिया, लाइसेंस से संबंधित रुकावटों को हटा दिया गया और उनको बढ़ने का मौका दिया गया। केवल जो कुछ ही क्षेत्र थे, जो चुनिंदा क्षेत्र थे, उन्हीं क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित कर दिया गया। जैसे एटॉमिक यानी बम बनाना है तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकती, वो तो सरकारी कंपनी ही बनाएगी। ठीक है, जैसे रेल के निर्माण के लिए सरकारी ही कर सकती है ज़्यादातर। ठीक है, तब हम नेक्स्ट पीपीटी के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र है, इसके कितने उपक्रम होते हैं, इसके जो उपक्रम होते हैं 3 होते हैं, विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो अभी जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा विभागीय उपक्रम। ठीक है, यानी कि बाद में इंडिया ने कौन सी नीति को अपनाया, कब नई नीति हमारी फॉलो हुई, 1991 में। बेसिकली इसमें 3 चीज़ हमने नीति अपनाई है, एक उदारीकरण है, वैश्वीकरण है और निजीकरण है। ठीक है, तो इन्हीं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हमें बोला गया कि सार्वजनिक जो क्षेत्र है उनके कितने प्रारूप बन गए हैं, 3 बन गए हैं। 3 में एक पहला क्या बन गया है, 3 में एक बन गया हमारा विभागीय उपक्रम। ठीक है, एक विभागीय उपक्रम बन गया, एक सार्वजनिक निगम बन गया और एक सरकारी कंपनी बन गई है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा विभागीय उपक्रम, वो पढ़ते हैं हम। देखो, विभागीय उपक्रम का क्या है, विभागीय उपक्रम का ये है कि इनको बोला क्या जाता है, ये सबसे प्राचीन रूप है, ये सार्वजनिक कंपनियों का सबसे प्राचीन रूप है, यानी सबसे पुराना रूप। अगर 1 मार्क में पूछेंगे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का सबसे पुराना रूप क्या है, वो है हमारा विभागीय उपक्रम। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सरकारी विभाग, यानी इसको सरकारी विभाग के नाम से भी जाना सकते हैं। यानी एग्जाम में आपको ये ना बोल के आपको ये बोल सकते हैं कि बताओ सरकारी कंपनी के बारे में। ठीक है, दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं कि सरकारी कंपनी, सरकारी विभाग, इन सब के बारे में बताओ, तो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि ये जो कंपनी होती है, ये जो कंपनी होती है सरकारी विभाग, इनको और ये जो सरकार है, हम इन दोनों को एक ही मान के चलते हैं, एक ही मान के चलते हैं, इन दोनों को हम अलग मान के नहीं चलते, इन दोनों को हम एक ही मान के चलते हैं, इनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं माना जाता है, हम इनको मान के चलते हैं कि एक ही है। ठीक है, देखो, और हम क्या मान के चलते हैं कि सरकारी विभाग जो होते हैं और मंत्रालय होते हैं, एक ही के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, रेलवे,
रेलवे सुरक्षा, डाकतार, ये सब इसी में आ जाता है। ठीक है, रेलवे हो गया हमारी, सुरक्षा हो गई, डाकतार हो गया, ये सब सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं दोबारा डिटेल कर रही हूँ, दोबारा अच्छे से बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये सबसे प्राचीन रूप है। दूसरा पॉइंट ये इसको सरकारी विभाग भी माना जाता है। ये तीसरा पॉइंट ये सरकार और ये दोनों एक ही माने जाते हैं, अलग नहीं है। प्रत्येक का मतलब अलग नहीं होता है। ठीक है, यह सरकारी विभाग एवं मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, ये जो उपक्रम है किसके अंतर्गत कार्य करता है? सरकार विभाग एवं मंत्रालय के अंतर्गत। एग्जाम्पल क्या है इसके? रेलवे सुरक्षा एवं डाकतार। अब इसी विभागीय उपक्रम के लक्षण क्या है, इनके बारे में बताएं। लक्षण यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि विभागीय उपकरण है? पहला, या तो ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहा होगा? केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार या के अंतर्गत कार्य कर रहा होगा, इसके अंदर कार्य कर रहा होगा। ठीक है, यह केवल सरकार का भाग है, इसके अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्राइवेट नहीं है, केवल सरकार का भाग है। दूसरा, इसकी जो वित्त व्यवस्था यानी इसको पैसा कौन देता है? जो पैसे का जो इनका बजट बनता है ना, वो हमेशा एनुअली बनाया जाता है, वार्षिक बजट से की जाती है, यानी जो सरकार की बजट बनती है उसी से इनकी भी बजट दी जाती है। तीसरा, विभागीय उपक्रम की आय को सरकारी खजाने में जमा करवाया जाता है, यानी कि जो इनकी सैलरी होती है ना, सैलरी जो इनसे इनकम, जैसे कि रेलवे से जो हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है, या सुरक्षा डाकतार से जो पैसे मिलकर उनको कहाँ जमा कराते हैं? सरकारी खजाने में जमा कराते हैं। तीसरा, इनके उपक्रमों में क्या होता है? जो काम करते हैं वो सरकारी कर्मचारी ही होते हैं और उनको उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि उनको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, फिर उनके रिक्रूटमेंट स्टेज चलता है, उनको इंटरव्यू देना पड़ता है, वही सब चीज़ इसके अंदर आता है। ये विभाग है मुख्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं, यानी कि जो हेड होता है ना उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी मंत्रालय के अंतर्गत उन्हें जवाब देना पड़ता है। ठीक है, संबंधित जो भी चीज़ चलती है उनको उससे रिलेटेड जवाब देना पड़ता है। किसको? जनता को। संबंधित जनता, मंत्री आएंगे इधर। ठीक है, संबंधित मंत्री को जवाब देना पड़ता है। फिर जैसे कोई सरकार के विरुद्ध मुकदमा दाखिल करा सकता है, वैसे हम इनके विरुद्ध भी मुकदमा दाखिल करा सकते हैं अगर इन्होंने कुछ गलत कार्य किया तो। ठीक है, अगर सरकार कुछ गलत करता है तो हम उनके खिलाफ कुछ केस फाइल कर सकते हैं, वैसे सेम इनके खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि इसके लाभ क्या होते हैं। लाभ ये होता है कि इनका निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इनमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, कोई पंजीकरण की, किसी भी प्रकार की पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा ये प्रभावशाली नियंत्रण होता है। प्रभावशाली नियंत्रण यानी कि ये जो काम करते हैं ना काफ़ी प्रभावशाली रूप से करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। दूसरा, वित्तीय स्वायत्तता की कमी होती है, यानी कि इसमें क्या होती है कि वित्तीय मामलों में जैसे बजट इन सब के लिए हमें किसी के मतलब हमें अपने आप नहीं देने पड़ते, ये हमें बजट के पैसे मिल जाते हैं सरकार के थ्रू। ठीक है, दूसरा जवाबदेही, यानी कि हम कुछ भी काम करते हैं, हमारे जो काम होते हैं उसकी चर्चा कहाँ की जाती है? संसद में उसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए चर्चा जो है संसद में की जाती है, इसीलिए हम किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। जवाबदेही यानी कि हम कुछ भी कार्य करते हैं, अगर हमने कुछ भी गलत कार्य किया तो हमें जनता को जवाब देना पड़ता है उसके लिए। अगला है इसकी दोष और हानि क्या है, यानी इसकी क्या कमियाँ। पहला है आलोचशीलता। आलोचशीलता यानी कि उतना ज़्यादा लोचशील, यानी उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, यानी कि अपने आप ही कोई फैसले नहीं ले सकता, हमें किसी हेड वाले या ऊपर से कुछ पूछना पड़ता रहता है, या हमारा जो हेड है वो हमारे काम में टांग अड़ाता रहता है, हस्तक्षेप करता रहता है। प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा के अभाव में क्या है? विभागीय उपक्रम में जो लोग काम करते हैं ना उनकी सैलरी फिक्स रहती है। सैलरी फिक्स रहती है, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए उनको कोई प्रलोभन नहीं होता, यानी कोई लालच नहीं होता है कि हम और काम करेंगे तो हमें और पैसे मिलने वाले हैं, तो इस वजह से उनके लिए प्रेरणा का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्तीय सफलता की कमी। वित्तीय सफलता की कमी मतलब देखो, जो लंबे लंबे उपक्रम होते हैं, जो उपक्रम जो लंबी जो विधि वाली होती है उपक्रम जो, तो उसमें क्या होता है, परियोजना की जो योजना जो हम बनाते हैं, जो भी हमारी हम जो प्लानिंग करते हैं, जितनी भी प्लानिंग करेंगे ना वो सरकार के बजट से ही हमें उसके पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्लानिंग हम करेंगे वो सरकार के बजट के अधीन, यानी कि उसी जो भी हम प्लानिंग करें उसमें मान लो हमारा 5 लाख का बजट है, तो जो पैसे होंगे ना वो हमें सरकार के ही अंतर्गत, यानी सरकार ही हमें वो पैसे देगी, तो इसलिए हमें सरकार के अधीन रहना पड़ता है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट है अकुशल प्रबंध। अकुशल प्रबंध यानी कि विभागीय उपक्रम में जो हम सरकारी अधिकारियों को जो चुनते हैं ना, उनके ऊपर हम कुछ काम दे रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है, एक बोझ बढ़ता जा रहा है काम के प्रति,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल फीता स्याही और नौकरशाही। लाल फीता स्याही का नॉर्मली मतलब समझो जैसे कि वो फाइल होती है, हम किसी ऑफिस में जमा कराते हैं, उसमें लाल बना एग्जाम्पल मान के चलो, वो फाइल क्या होती है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर तीसरे दफ्तर, यानी कि हमारे फैसले लेने में ना, यानी कि उनको जो हमारे रिपोर्ट में, हमारे फाइल में जो फैसले लेने हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा देरी लग जाती है। ठीक है, यानी निर्णय हमारा बहुत ज़्यादा देरी में होता है। और नौकरशाही यानी कि लोग एक दूसरे के नौकरशाही के प्रति काम करते हैं, घूस लेते हैं, कागजी कार्रवाई में हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लाल फीताशाही है, लाल फीताशाही यानी फाइल हमारे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर जाती रहती है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज हमने विभागीय उपकरण पढ़ा है, इसको अच्छे से पढ़ना, फिर नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।